कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज हम देख रहे हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की डिटेल्स। आपसे पूछा जाएगा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की व्याख्या कीजिए या ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पर टिप्पणी कीजिए। बड़ा 4 नंबर का सवाल यहाँ से आता है। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में कोयला आता है। कोयला एक प्रकार से खनिज है जो वर्षों पहले हम यूं कहें प्राकृतिक आपदाओं में किसी कारण से पृथ्वी के भूगर्भ में ये क्या है, दब गया था। और आप जानते हैं कि पृथ्वी जितना दाब और तापमान कहीं संभव नहीं हो सकता, इसीलिए पेट्रोल, कोयला, डीजल, खनिज पदार्थ केवल गर्भ में ही पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है कि हम बाहर अगर बनाएं तो इतना दाब क्रिएट कर ही नहीं सकते जितना पृथ्वी कर पाती है। तापमान इतना क्रिएट कर ही नहीं सकते, वो कंडीशन से अप्लाई नहीं हो पाती। किसी भी सजीव पदार्थ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कोई भी सजीव यदि दबे और हजारों करोड़ों साल उस टेम्परेचर में रहे, उस प्रेशर में रहे, तो वह खनिज पदार्थ के रूप में बदल जाता है। इसीलिए इसे खनिज तेल कहते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार के खनिजों से ही मिलकर क्या होता है, बना होता है। किसी न किसी प्रकार के सजीव पदार्थों से मिलकर बना है। जैसे राजस्थान के बारे में कहते हैं तो इसकी बायोलॉजिकल कंडीशंस को देखें तो इससे पहले हजारों करोड़ों साल पहले यहाँ पर समुद्र हुआ करता था, जो समुद्र गुजरात के तट से होता हुआ कहीं ना कहीं नीचे की साइड हो जा रहा है, क्योंकि ये प्लेट ऊपर उठती हुई हिमालय की तरफ जा रही है। ऐसे में जब घना जंगल, घना पानी था यहाँ पर, वो पानी धीरे धीरे सूखता हुआ चला गया। जब पानी सूखा तो यहाँ पर बहुत भयंकर जंगल हो गए, और भयंकर जंगल जब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नीचे दबे तो राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में भूगर्भित गैसें हैं, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, ये सब का मिलना इसी बात का संकेत करता है कि यहाँ किसी न किसी समय जंगल रहा होगा, किसी न किसी समय खारा पानी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर समुद्र भी रहा होगा। कोयले की बात करें तो इसमें एंथ्रासाइड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कार्बन इसमें पाया जाता है। सबसे ज्यादा उपयोगी कोयला एंथ्रासाइड ही है। बिटुमिनी भी है और बहुत सारी कोयले की प्रजाति पाई जाती है। भारत में पाया जाने वाला कोयला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें इतना कार्बन नहीं होता, इतना ऊर्जावान नहीं होता। पेट्रोलियम ये भी क्या है, एक प्रकार से खनिज तेल ही है। हम कहां से निकालते हैं, जमीन से, भू से निकालते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ सबसे ज्यादा खाड़ी देशों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, खाड़ी देशों में पाया जाता है। लगभग एकाधिकार खाड़ी देशों का है, इसमें सबसे ज्यादा सऊदी अरब का है। अगर डिमांड्स बढ़ी इन फ्यूचर, अगर बहुत ज्यादा पेट्रोल के पदार्थ की मांग बढ़ी तो केवल और केवल खाड़ी देश ही ऐसे हैं जो इस डिमांड को पूरी कर सकते हैं, बाकी सिर्फ काम ही चलेगा। खाड़ी देशों में बहुत सारी जगह से हमारे यहाँ पेट्रोल आ रहा है, लेकिन यदि डिमांड बढ़ी तो ईरान और सऊदी अरब, इराक जैसे क्षेत्र ही ऐसे हैं जो हमारी डिमांड्स बढ़ी हुई हैं उनको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी पूरी तरीके से रिसर्च नहीं हुआ है, पूरे क्षेत्रों में पेट्रोल खोजा हुआ नहीं है। तो पेट्रोल के भी बहुत सारे प्रकार हैं। इसमें जो पहला हिस्सा निकलता है संधारण के बाद या शोधन के बाद, हमने भूगर्भ से कच्चा तेल निकाला, कच्चा तेल के बाद हमने शोधन किया, तो इसमें जो पहला तेल निकलता है वो था हाई स्पीड पेट्रोल, जो हमारे वायुयान और बहुत सारी जगह काम में आता है। इसके बाद सामान्य पेट्रोल जो हमारे गाड़ियों वगैरह में आता है, व्हीकल्स वगैरह में काम में आता है। फिर जो बचता है वो डीजल बचता है। डीजल के बाद केरोसिन, फिर अपने वेसलिन वगैरह जो स्किन के संबंधित होते हैं प्रोडक्ट, स्किन प्रोडक्ट बनते हैं। और फिर लास्ट में क्या बनती है, डामर बनती है। तो ये हमारा एक साइकिल है, एक प्रकार से चक्र है कि हम कच्चा तेल कहां से निकालते हैं, जमीन से, रिफाइनरी के माध्यम से निकालते हैं। इसमें जो पहला जो शोधन होता है, प्योर जो पेट्रोल होता है उसे हम हाई स्पीड पेट्रोल कहते हैं। ये काम कहाँ लिया जाता है, वायुयानों में लिया जाता है। इस पेट्रोल के बाद जो निम्न श्रेणी का पेट्रोल आता है वो हमारे व्हीकल्स, गाड़ियां वगैरह इनमें काम में लिया जाता है।
इसके बाद जो बचता है वो डीजल बचता है। डीजल हमारे व्हीकल्स में काम आता है, बहुत सारी जगह बिजली बनाने के काम में आता है, रेल के इंजन को चलाने के काम में आता है और बहुत सारे कामों में भी आता है। इसके बाद केरोसिन बचता है जो हमारे पहले स्टोव चलाने के काम में आता था, बहुत सारे उद्योगों में काम में आता है, बहुत सारी चीजें जलाने के काम में आता है। उसके बाद जो स्किन प्रोडक्ट होती है, वेसलीन है, जेली प्रोडक्ट है, इन सब में जो इस्तेमाल होता है वो इसके बाद बचा हुआ केमिकल ही होता है। और लास्ट में जो रोड बनाने के काम में आता है डामर, वो बचा हुआ जो केमिकल होता है, जो कचरा होता है, वो हम किस के रूप में बदल देते हैं, डामर के रूप में बदल देते हैं। तो पेट्रोलियम कैसा पदार्थ है, खनिज पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है और जमीन से खोद कर निकाला जाता है। इस पर एकाधिकार किन देशों का है, खाड़ी देशों का है और ये बहुत ज्यादा आवश्यक आज की दुनिया में है। इसके बाद हम देखते हैं अगला बिंदु, प्राकृतिक गैसें। प्राकृतिक गैसों में सबसे इंपॉर्टेंट गैस है मीथेन गैस, जो हमारे गैस सिलेंडर में होती है, मीथेन गैस। और ये भी किससे निकाली जा रही है, भूगर्भ से ही निकाली जा रही है। तो हम देखें तो प्राकृतिक गैसों का बहुत बड़ा भंडार तंजानिया में है, तजाकिस्तान में है, अफगानिस्तान के कुछ भागों में है, खाड़ी देशों में है, बाड़मेर के कुछ हिस्सों में है। तो ये जहां पेट्रोल है उसके आसपास ये इस प्रकार की गैसें भी निकाली जाती हैं। ये पृथ्वी के भूगर्भ में ज्वलनशील गैसें पाई जा रही है, इनको स्टोर करके हम दैनिक क्रियाओं के काम में इसको ले रहे हैं। घरेलू गैस के रूप में तो इसे जाना ही जाता है, साथ में उद्योगों में भी इसको काम में लिया जा रहा है, व्यवसाय में भी कुछ ना कुछ बनाने के काम में इसको लिया जा रहा है। इसमें जैसे घरेलू गैस की बात आई है तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बायोगैस भी है, जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं। अगर सवाल आ जाए गैसों में सबसे इंपॉर्टेंट गैस या पर्यावरण फ्रेंडली या पर्यावरण के अनुकूल गैस कौन सी है, तो कौन सी है, बायोगैस है, गोबर गैस है। ये एक प्रकार का इस प्रकार से ढांचा होता है, ये इस प्रकार से एक ढांचा होता है। यहां पर एक परत होती है, यहां इसमें ये यहां तक गोबर भर दिया जाता है, ये वेस्ट गोबर भर दिया जाता है और इस पे यहाँ पर ये कवर होता है, यहां से ये सड़ता है और ये गैस यहां से स्टोर होना शुरू होती है। इस प्रकार से गैस स्टोर होना शुरू होती है। ये गैस स्टोर होकर पाइपलाइन के जरिए हमारे घरों में आती है। ये बीच में टैंक बना दिया जाता है, यहां से एक रास्ता बनाया जाता है जिसमें गोबर आता है और ये गोबर यहां से सीधा नीचे चला जाता है। कहीं ना कहीं ये क्या है, गोबर गैस का या यूं कहें बायोगैस का प्लांट होता है जो घर में हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस गोबर गैस का फायदा क्या है कि गोबर गैस से गोबर तो यूज होता ही होता है, वेस्ट खाद के रूप में खाद मिल जाता है, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं है, 100% के आसपास ये पूरा डिस्पोजल हो जाता है और गैस भी हमें आसानी से मिल जाती है और ये बहुत सस्ता होता है, इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है। और हमारे लोकल जो सोर्सेज हैं उनसे हम इसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि कैटल हम लोग पालते हैं, पशु हम पालते हैं, तो उनसे गोबर हमें मिलता ही मिलता है। गोबर को हम डायरेक्ट खाद के रूप में अपने खेतों में डालने वाले है ही हैं, तो इस तरीके से यदि इस्तेमाल करके डाल दें तो इसके डबल फायदे मिल जाएंगे। एक तो हमें गैस मिल गया, दूसरा हमें खाद भी मिल गया। तो प्राकृतिक गैस के रूप में कौन सी गैस है, मीथेन गैस है, इसे ज्वलनशील गैस भी कहते हैं। अगर पर्यावरण के अनुकूल गैस की बात करें तो वो मीथेन है जो हमारे सिलेंडरों में पाई जाती है, बायोगैस है जो हमारे घरों में हम लोग गोबर से बना सकते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो प्राकृतिक गैस में मीथेन की ही बात करते हैं। बहुत सारी एग्जाम्स पूछती हैं मीथेन की गंध कैसी होती है, कोई गंध इसमें होती ही नहीं है, किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती है इसके अंदर। जो हमें गैस लीक होने पर बदबू आती है या गंध आती है, वो गंध अलग से इसमें मिलाई जाती है ताकि लीकेज का हमें पता लगे। यदि लीकेज वाली ये गंध इसमें ना मिलाई जाए या यूं इसमें ये बदबू ना मिलाई जाए तो हमें पता ही नहीं लगेगा
कि ये कब लीक होगी, कब ब्लास्ट हो जाए। इसमें एडिशनल मात्रा में, अलग से मात्रा में गंध मिलाई जाती है ताकि गैस लीक होने पर हमें पता लग जाए। इसके बाद है पनबिजली योजनाएं। पनबिजली योजना या प्राकृतिक बहता जल की बात करें तो हमने भारत की विदेश नीति में एक बिंदु पढ़ा था। भारत की विदेश नीति में एक बिंदु पढ़ा था, भारत नेपाल संबंधों में, भारत नेपाल संबंधों में और भारत भूटान संबंधों में, भारत चीन संबंधों में, इन सब में यही बातें आती हैं, खासतौर पर इन दो को लेकर। ये दोनों क्या कहते हैं कि यहाँ से बहुत सारी क्या निकलती हैं, नदियां निकलती हैं, और ये नदी किस क्षेत्र में आती हैं, भारत के क्षेत्र में आती हैं। बेसिकली नेपाल और भूटान बहुत छोटे देश हैं, इसलिए भारत पर ये आरोप लगाते हैं कि हमारी जो नदी जल परियोजनाएं हैं, पनबिजली योजनाएं हैं, पनबिजली का मतलब है पानी से बनने वाली बिजली, जैसे भाखड़ा नागल बांध परियोजना है, बहुत सारी ऐसी परियोजना है जो पानी से बिजली बना रही है। तो ऐसी स्थितियों में जो बहता जल है, पानी से बनने वाली जो बिजली है, उस पर ये आरोप लगाते हैं ये देश कि भारत हमारी पनबिजली योजनाओं पर नजरें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि भारत बहुत संपन्न राष्ट्र है, भारत बड़ा राष्ट्र एशिया में चीन के बाद। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर क्या करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है, और हमारे को जो लाभ होने वाला है उस लाभ को ये लेने वाला है। जैसे बांग्लादेश की बात करें हम लोग, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की ज्यादातर बिजली भारत खरीद लेता है। ऐसे में बांग्लादेशी विरोध कर रहे हैं कि हमारी बिजली भारत क्यों ले रहा है, लेकिन भारत उसका उचित मूल्य देता है। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों को लेकर भी पड़ोसियों में क्या है, तनातनी है। इसके बाद हम देखते हैं ये चीज होती क्या है। पानी जब बह रहा होता है तो उसके यहाँ बांध बनाया जाता है, और बांध बनाने के बाद ऐसे एक टरबाइन होता है गोल, उस पर पानी डाला जाता है। ये टरबाइन बहुत तेजी से घूमता है और इससे क्या बनती है, बिजली बनती है। यही पनबिजली योजनाएं कहलाती हैं। बहते जल को रोककर तिहरी बांध है, और भी बहुत सारे बांध हैं जिनमें पानी, राजस्थान के रावत भाटा, राजस्थान में है रावत भाटा, ये परमाणु बिजली केंद्र है। और बहुत सारी जगह बहता जल को रोका भी गया है। कोटा में हम लोग देखें तो कोटा के जो बांध है वहां से पनबिजली योजनाओं के आधार पर ही पानी बनाया जा रहा है। प्रतापगढ़ में बहुत सारी इकाई लगाई गई है, क्योंकि प्रतापगढ़ और झालावाड़ आर्द्र क्षेत्र में आते हैं, यहाँ बहुत सारी वर्षा होती है। इस पानी को रोककर बिजली बनाने का काम किया जा रहा है। तो बहते पानी को रोककर टरबाइन पे डाला जाता है, टरबाइन घूमेगा तो बिजली बनेगी। इसके बाद है आणविक विद्युत। आणविक विद्युत की बात करें तो ये यूरेनियम से चलता है। इसका जो कच्चा माल है वो है यूरेनियम, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम का इस्तेमाल इसमें होता है। आणविक विद्युत का मतलब है जिस प्रकार से परमाणु बम के लिए भट्टियां लगाई जाती हैं, जिस प्रकार से परमाणु बम बनाने के लिए एनर्जी लगाई जाती है, उसमें कच्चा माल क्या होता है, यूरेनियम होता है। इसको जलाकर हम लोग सही मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। परमाणु के दो फायदे हैं, एक तो सैनिक यूज में ले सकते हैं हम लोग, और एक विकास के रूप में ले सकते हैं। सैनिक रूप में ये केवल विनाश करेगा, जैसे 5, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, दोनों ही दिन हिरोशिमा और नागासाकी में क्या गिराए गए थे, परमाणु बम। दोनों शहर कहाँ के थे, जापान के थे। तो ये विनाशकारी सैनिक यूज इसका है। 5, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी जापान के दो शहर थे, इन पर क्या गिराए गए थे, परमाणु बम गिराए गए थे। तो ये परमाणु का विनाशकारी रूप है। हम लोग सैन्य इस्तेमाल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा की, कि आणविक भट्टी लगाई जाए, उससे एनर्जी ली जाए,
नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, दो प्रकार की पद्धति होती है। हम लोग बात करते हैं विखंडन की। तो विखंडन में क्या होता है, एक अणु टूटता है दो भागों में और फिर ये टूटता ही चला जाता है। परमाणु बम की टेक्नोलॉजी यही है। परमाणु बम में क्या होता है, एक जो अणु होता है, एक जो यूरेनियम होता है, वो क्या करता है, दो भागों में टूटता है, फिर 2 से 4, 4 से 8, 10, 20, 50 ये टूटता हुआ बिखर जाता है। लेकिन नाभिकीय संलयन जो विधि होती है, उसमें क्या होता है, दो अणु मिलकर एक और ताकतवर अणु बना लेते हैं, फिर इसमें अणु बनते ही चले जाते हैं, बनते ही चले जाते हैं। यही ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का और हाइड्रोजन बम का। हाइड्रोजन बम इतना खतरनाक है कि इससे बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये नाभिकीय संलयन विधि पर आधारित होता है। ऐसा माना जाता है कि एक परमाणु बम 10 से किलोमीटर के लिए कुछ नहीं छोड़ेगा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल 0/0 कर देगा 10 किलोमीटर तक। और यदि प्लेन से इसे डाला गया और उस रेंज में यदि वो प्लेन भी आ गया तो प्लेन भी उड़ जाएगा। तो प्लेन कितनी हाइट पर उड़ता है, 30,000 मीटर की हाइट पे उड़ेगा, या बहुत भयंकर हाइट पे उड़ता है, 30,000 से 25,000 की हाइट पे उड़ता है। ऐसी स्थिति में आपको याद हो, हिरोशिमा नागासाकी में जो प्लेन बम गिराने गया था वो भी इसकी चपेट में आ गया था, लेकिन प्लेन गिरते समय इसको फिर बाद में पायलट्स ने संभाल लिया था। कितना विनाशक ये हो सकता है। एक औसत एवरेज में माना जाए तो 200 परमाणु बम पूरी पृथ्वी पर मानव को नष्ट कर सकते हैं। केवल 200 परमाणु बम पूरी धरती पर मानव जाति को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया इसका विनाश। और आणविक विद्युत से हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, ऊर्जा बना रहे हैं, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। तो उससे हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अमेरिका से जो हमारा समझौता हुआ है 1, 2, 3 परमाणु ऊर्जा समझौता, जिसमें ये शर्त रखी गई है कि भारत इसका टेस्टिंग सैन्य कार्यों में नहीं करेगा, केवल किस में करेगा, विद्युत ऊर्जा में करेगा, पॉजिटिव एनर्जी में करेगा। और इसका जो संयंत्र लगा है वो तेजपुर महाराष्ट्र में लगा है। राजस्थान के रावतबाटा में भी कौन सा है, आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र ही है, जिससे हम लोग बिजली बना रहे हैं।